नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज चर्चा करेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं दुलारी अंसारी जी, जो हमें बताएंगे कि इस बार किसकी दावेदारी हो सकती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से किसकी बढ़त है इस सीट पर, और इस सीट का इतिहास क्या रहा है। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का इतिहास क्या रहा है। उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी रहती है, उसकी जीत हमेशा देखने को मिलती है। ज्यादातर उपचुनावों में सत्ताधारी पार्टियों की जीत देखने को मिलती है। तो इस बार क्या होता है? क्या इस बार फिर से भाजपा फिर से अपना गढ़ बना पाएगी, या फिर कांग्रेस इसे भाजपा से जीत हासिल कर पाएगी? तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से किसकी दावेदारी सबसे आगे है? देखो तुलिका, सबसे पहले दावेदारी से पहले एक बात जानना जरूरी है कि उपचुनावों का इतिहास इस देश में क्या रहा है। उपचुनावों का इतिहास जो इस देश में रहा है वो सत्तारूढ़ की तरफ रहा है। जिसकी सरकारें होती है, निश्चित तौर पे जीत उसी सरकार के उसी लोगों की होती है। पर कभी कभी ऐसा भी रहा है, देखा जा सकता है कि कभी कभी ये सीटें पलटी है, पर बहुत रेयर चांस में, ये बहुत रेयर मामलों में ये सीटें पलटी है। उसके बाद मैं बता दूं कि इस बार 7 विधानसभा सीटें हैं रायपुर जिले में। 4 रायपुर में है, बाकी एक आरंग है, एक धरसीवा और एक अभनपुर है। पर इन 7 के अलावा एक पर भी जो कांग्रेस है वो काबिज नहीं है। कांग्रेस के लिए ये नाक का सवाल है कि कम से कम बृजमोहन अग्रवाल की सीट को छीन ले। अगर छीन ली, जिस तरीके से अयोध्या की सीट अगर बीजेपी हारी है, बीजेपी पे एक कलंक सा लग गया है। अगर इस बार बीजेपी दक्षिण विधानसभा सीट हार जाती है रायपुर की, तो एक बड़ा कलंक, उस कलंक में भी कलंक लग जाएगा। नाक का सवाल है बीजेपी के लिए। और इस सीट का इतिहास ये रहा है तुलिका, मैं बता दूं कि इस सीट पे एक बार भी बीजेपी नहीं हारी है। जब से बृजमोहन अग्रवाल ने इस सीट से चुनाव लड़ा है तब जीता है। 2018 में बीजेपी की ऐसी स्थिति थी कि 14 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। फिर भी ये सीट एक ऐसी थी जो बृजमोहन अग्रवाल ने अपने कब्जे में रखा था। 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पास थी इस जिले में, पर एक सीट ऐसा था जो बीजेपी के पास थी, वो बृजमोहन अग्रवाल की थी। पर बृजमोहन अग्रवाल सीट जीतते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में, पर फिर हार जाते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो सीट पर उपचुनाव होना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तारीख आ गई है, नामांकन की तारीख आ गई है। 25 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव है और 23 नवंबर को उसका परिणाम है। बताओ तुलिका, और क्या कुछ जानना है तुम्हें? सर, जैसा कि आपने कहा कि ये भाजपा का गढ़ है, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नाक का सवाल है, लेकिन कांग्रेस के पास भी एक मौका है कि वो इस सीट को भाजपा से छीनकर अपने आप को फिर से छत्तीसगढ़ में साबित करे, अपना परचम लहराए। हमने कई बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये देखा गया है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो उपचुनाव में जीतती है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी दिखे हैं जहां पर कांग्रेस ने ये जो इतिहास है उसे तोड़ा था कि 2006 और 2009 में जो हमने उपचुनाव देखे थे, वैशाली नगर विधानसभा का भी उपचुनाव जब हुआ था, तब कांग्रेस ने वहां पे जीत हासिल की थी, जबकि सरकार थी रमन सिंह की, भाजपा की सरकार थी। तो इस उदाहरण के बारे में मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को कुछ बताएं। कभी कभी ऐसा होता है, पर इस सीट का फिर से बता रहा हूं कि इतिहास बहुत ही ऐसा इतिहास है जो शायद इतिहास में इतिहास ना हो। मैं बता रहा हूं कि 7 बार के विधायक है बृजमोहन अग्रवाल। 35 सालों से इस सीट पर कब्जा है। 1-2 साल का कब्जा नहीं है, 2-3 बार का कब्जा नहीं है। 7वीं बार इस सीट पर चुनाव लड़ा गया और इस बार फिर बीजेपी जीती है। और बीजेपी का एक बहुत बड़ा इतिहास है कि बीजेपी मौका भुनाना जानती है, जो कांग्रेस नहीं जानती। आपको हरियाणा का चुनाव याद आता होगा, आपको यहाँ का चुनाव याद आता होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 70 सीटें थी और बीजेपी 14 सीटों पर सिमटी हुई थी। आप आज देख लीजिए कि बीजेपी 55 सीटों पे है और 70 से 35 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो कांग्रेस को मौका भुनाना नहीं आता। अगर कांग्रेस ने, देखिए मैं बता दूं कि 3 नामों पर चर्चा है। एक सन्नी अग्रवाल के नामों पर चर्चा है, एक प्रमोद दुबे के नामों पर चर्चा है और एक कन्हैया अग्रवाल के नाम पर चर्चा है। ये 3 नाम में अगर किसी एक को फाइनल करते तो क्या ये उतने दमदार नेता है, क्या ये उतने ताकतवर नेता है जो बृजमोहन अग्रवाल के गढ़ में अपना झंडा कांग्रेस का गाड़ सकते हैं? ये नहीं है उतने दमदार नेता। मुझे नहीं लगता है परसेप्शन तौर पे कि उतने दमदार है जो जाए और जो अपना परचम, अपना झंडा, कांग्रेस का झंडा उसके गढ़ में लगा करके आए।
पर कांग्रेस के पास ये नहीं है, पर बीजेपी के पास है। बीजेपी का इतिहास देख लीजिए कि बीजेपी ने इस बार साहू को साजा से उतारा और जीत कर दिखाया, एक रिक्शा चलाने वाले को विधायक बना के दिखाया। तो ये इतिहास बहुत बड़ा है। 2014 के बाद आप कांग्रेस को सिर्फ टूटते हुए देखेंगे, उठते हुए नहीं देख सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये भी चर्चा हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार पैराशूट प्रत्याशी उतार सकते हैं दक्षिण विधानसभा से। तब तो हार और बड़ी हो जाती है। जब आप पैराशूट प्रत्याशी देखिए, बृजमोहन अग्रवाल का अपने क्षेत्र के लिए लगाव है और कहीं ना कहीं वो अपने लोगों के लिए कैंपेन करेंगे, कहीं ना कहीं जिनको टिकट मिलेगा उसके लिए वोट मांगने बृजमोहन अग्रवाल घर घर जाएंगे। हो सकता है, खैर अभी मैं किसी चीज की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पर यह देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर 25 अक्टूबर के बाद जो दौर है वो सिर्फ 10 दिन का दौर बचेगा, 10, 12, 15 दिन का। इस 15 दिन के दौर में प्रत्याशी को सारी तैयारियां करनी है। तो मुझे जो लगता है कि अगर कांग्रेस पैराशूट उतारती है तो मुश्किलें कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा खड़ी हो सकती है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो प्रत्याशी की तरफ से घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी समझ में आता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, बृजमोहन अग्रवाल एक चेहरा बन चुके हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा में। बृजमोहन अग्रवाल आज से चेहरे नहीं है, बृजमोहन अग्रवाल एक जमाने से चेहरे हैं, 35 सालों से चेहरे। उनका कैरियर ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो न हारने का ग्राफ रहा है, उनका कैरियर ग्राफ भी देखेंगे तो न हारने वाला ग्राफ रहा है। तो बृजमोहन अग्रवाल एक ऐसे नेता है तुलिका, मैं बता दूं कि वो कभी हारते नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपना गढ़ हारने देंगे या अपने गढ़ को कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि बीजेपी, मैं बार बार बोल रहा हूं तुलिका, ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि उस गढ़ में, जिस गढ़ में बीजेपी नहीं हारी है, उस गढ़ में बीजेपी को हराना होगा। और उसलिए बीजेपी अगर हार जाती है तो बहुत बड़ी फतेह हो जाएगी, मतलब वो सरकार जीत पाए न पाए, वो सरकार छत्तीसगढ़ में बना पाए न पाए, पर एक ऐसे गढ़ में अपना परचम लहराया है जिस गढ़ में कब्जा बीजेपी का रहा है। जी सर, बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल तो है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक मौका है और इस बात को हम सभी जानते हैं। क्या कांग्रेस इस बात को उतनी गंभीरता से ले रही है जितना उसे लेना चाहिए? क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी उतारेगी कि वो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा सके? इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैंने फिर कहा कि मुझे कन्हैया अग्रवाल और प्रमोद दुबे और सन्नी अग्रवाल में नहीं लगता है, कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे और सन्नी अग्रवाल में नहीं लगता है कि वो उतने हैं जो अपने गढ़, उनके गढ़ में जाए और अपना परचम लहराए। मुझे लगता है इस उपचुनाव में किसी बड़े नेता को, मुझे लगता है टीएस सिंहदेव को अगर पैराशूट से उतारना है तो टीएस सिंहदेव को उतारा जाए, अगर पैराशूट से उतारना है तो रविंद्र चौबे जी को उतारा जाए। ये बड़े दिग्गज नेता है जो बड़े कैंपेन करते हैं, जो बड़े परचम, जैसे मोहम्मद अकबर है, वो भी आज इस डेट में खाली है, विधानसभा सीट हार चुके हैं। तो ऐसे नेताओं को मौका देना चाहिए। अगर पैराशूट प्रत्याशी की जो आपने बात की है, तो एक बड़े ग्राफ के नेता को मौका देना चाहिए कि अपना परचम दक्षिण में जाकर लहरा पाए, क्योंकि अगर इन नेताओं को टिकट मिली तो मुझे नहीं लगता है कि ये नेता वो परचम लहरा पाएंगे जो परचम कांग्रेस लहराना चाहती है, जो झंडा लहराना चाहती है, वो झंडा मुझे नहीं लगता है कि इन नेताओं के बल पर लहराया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, हमने इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसने भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने बिलासपुर लोकसभा सीट पर देवेंद्र यादव को उतारा और उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो सर देवेंद्र यादव को देख लो, भूपेश बघेल को देख लो, देखिए अपने ही गढ़ में टीएस सिंहदेव विधानसभा चुनाव हारते, 14 की 14 सीटें हारते। तो देखो तुलिका, ये हार जीत एक अलग चीज है, पर एक स्ट्रैटेजी के साथ एक तालमेल बैठाना कार्यकर्ताओं के साथ, कहीं ना कहीं कांग्रेस से इन 5 सालों में कांग्रेस को जो आक्रोश झेलना पड़ा है, वो कार्यकर्ताओं का एक बड़ा आक्रोश झेलना पड़ा है। खैर उनके मैनिफेस्टो में अच्छे वादे थे, वो वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए, पर इस बार मौका है। 10 साल सरकार बीजेपी की चल चुकी है, इसके बाद अगर परचम लहरा लेते तो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बाजीगर बनने वाला मौका है। खैर कांग्रेस कितनी इसके लिए संवेदनशील है, क्या वो एक सीट को महज एक सीट की तरफ देखती है या वो एक सीट को जीत की तरफ देखती है, ये खैर कांग्रेस की आंखों से देखना होगा। और कांग्रेस अपनी आंखों से क्या देखती है वो खैर समय बताएगा। ये 23 नवंबर को साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा तुलिका कि कौन जीता है कौन हारा है। खैर तब तक तो ये सवाल बना हुआ है कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और बात पे बात करेंगे, क्योंकि बात पर बात होगी तभी हमारी और तुम्हारी फिर मुलाकात होगी। तमाम बड़ी खबरों को देखना ना भूलिए न्यूज़ 21।